Okay. So now we will study the medieval period architecture. मध्यकाल के आर्किटेक्चर्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी मंदिर के आर्किटेक्चर डिस्कस किए। अभी इस डॉक्यूमेंट में उसे प्राचीन में शामिल किया है, ठीक है, क्योंकि वो उसकी शुरुआत गुप्त काल से होती है। लेकिन गुप्त काल के बाद जो साउथ इंडियन के मंदिरों के जो काल है, कुछ मध्यकाल में भी आगे बढ़ा। मध्यकाल से पहले ही कहेंगे, दरअसल उसे मध्यकाल के लगभग कुछ शुरुआत पहले। मध्यकाल की शुरुआत कहाँ से होती है? मध्यकाल की शुरुआत होती है सल्तनत काल से। पहले सल्तनत का काल आता है, और सल्तनत के बाद सल्तनत के समय ही कुछ इधर नॉर्थ में सल्तनत के साथ राजपूताना, नॉर्थ में राजपूताना और सल्तनत का, और उसके साथ साथ मुगल्स। तो इस तरह से मध्यकाल में हमें 3 अलग अलग तरह की स्थापत्य कलाएं मिलेंगी। सल्तनत काल की, राजपूताना नॉर्थ में, और मुगल कालीन। ठीक है, तो ये जो तीनों तरह की स्थापत्य कलाएं हैं, ये आपके मध्यकाल में आती है। तो अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर हम जो राजपूताना स्टाइल बोला है, वो दरअसल कुछ राजस्थान में और थोड़ा सा एमपी में, और जो है आपका थोड़ा सा एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश। अदरवाइज बाकी और भी जगह पर जो मध्यकाल में स्ट्रक्चर्स बने, तो वो सब एज ए हिंदू आर्किटेक्चर्स में गिने जाते हैं। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि मध्यकाल में हिंदू आर्किटेक्चर्स और जो है सल्तनत आर्किटेक्चर, सल्तनत काल से जो लोग आए उन लोगों का, और उसके अलावा यानी सल्तनत का मतलब इस्लामी आर्किटेक्चर, सल्तनत का मतलब। और जब इनकी बात मुगल्स की आती है, तो मुगल्स की बात आती है तो कौन सा आर्किटेक्चर हो जाता है? वो हो जाता है इंडो इस्लामिक। मुगल आर्किटेक्चर कैसा हो जाता है? इंडो इस्लामिक। ठीक है, यहाँ ये समझना है। सल्तनत का मतलब इस्लामिक आर्किटेक्चर। कुछ थोड़ा बहुत सल्तनत का ऐसा हो सकता है कि जो इंडो इस्लामिक हो, लेकिन सल्तनत में इस्लामिक भी है और थोड़ा सा इंडो इस्लामिक भी है। ठीक है, और मुगल्स में तो लगभग इंडो इस्लामिक है, और बाकी जो राजपूताना बोला वो हिंदू आर्किटेक्चर हो गया। अब आते हैं मध्यकाल में। यहाँ से कि दिल्ली सल्तनत के आधिपत्य को स्वीकार कर देने के बाद क्षेत्रीय राज्यों में क्षेत्रीय स्थापत्य शैलियों का उदय हुआ। अब क्षेत्रीय की बात आ गई ना, यानी कि गुप्ताज पीरियड तक, ये कह सकते हैं कि गुप्ताज पीरियड, हर्षवर्धन पीरियड तक, गुप्ताज मौर्य पीरियड, गुप्ताज पीरियड और हर्षवर्धन के समय तक हमारा देश लगभग, मौर्य पीरियड में तो खैर पूरा ही हमारा अखंड भारत के रूप में आप बहुत सारा आपने देखा मैप में, कुछ मैप हम कराएंगे। गुप्ता पीरियड में भी फिर भी काफी हद तक हमारा देश बचा हुआ था। बस साउथ का हिस्सा जो है गुप्ता पीरियड से जो है साउथ का जो है थोड़ा आर्किटेक्चर, साउथ में थोड़ा सा रह जाता है। साउथ में अलग अलग राजाओं का उदय होना शुरू हो जाता है, लेकिन नॉर्थ में हमें गुप्ता पीरियड नजर आता है। उसके बाद गुप्ता पीरियड हो गया। गुप्ता पीरियड के बाद जो है गुप्ता पीरियड से पहले गुप्ता पीरियड और फिर हर्षवर्धन के काल तक भी हर्षवर्धन के काल तक आते, फिर और जो है भारत जो है कम हो जाता है, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से। और उसके बाद जब मध्यकाल शुरू होता है तो भारत फिर कई खंडों में डिवाइड हो जाता है, और अलग अलग खंड के अलग अलग राजा हो गए। तो सब अपने अपने तरह से, जैसे राजस्थान में वहां पर राजपूतों का राज रहा, फिर सल्तनत काल के लोग आए, उन्होंने जिस पर अपना कब्जा किया वो हुए, या अलग अलग और रियासतों के अपने अपने राजा हुए, यानी कि भारत जो है खंड खंड होना शुरू हो गया। तो उस खंड खंड में ही ये बात आ रही है कि दिल्ली सल्तनत के आधिपत्य को स्वीकार कर देने के बाद क्षेत्रीय राजाओं को, अब ये क्षेत्रीय राजा हो गए, अब अखंड भारत का कोई राजा नहीं है, क्षेत्रीय राज्यों में क्षेत्रीय स्थापत्य शैलियों का उदय हुआ। ठीक है, तो जहाँ जिस तरह के राजा हैं उन्होंने अपनी तरह से अपनी शैलियों का बनाया। अरे यार चुपचाप रहो भाई, ये गिरा दो। अपनी अपनी जरूरतों के अनुसार ये शैलियां निर्मित हुई। ये शैलियां दिल्ली की अपनी अपनी जरूरतों के अनुसार ये शैलियां निर्मित हुई। ये शैलियां दिल्ली की भारतीय इस्लामी शैली, ये शैलियां दिल्ली की भारतीय इस्लामी शैली, इसकी चर्चा 14 में की जा चुकी है, चलो ये हुआ वो डिस्कस, से अलग थी। प्राय इनमें मौलिकता के दर्शन होते थे। जिन क्षेत्रों में भवन निर्माण की समृद्ध परंपरा थी, वहाँ इस्लामी शैली की
मदद से विशाल भवन खड़े किए गए। साफ साफ आ रहा है ना, जिन क्षेत्रों में भवन निर्माण की समृद्ध परंपरा थी, कि जहाँ पर बड़े ये बनाए जाते थे भवन, तो वहाँ इस्लामी शैली की मदद से विशाल भवन खड़े किए गए। जहाँ से ये परंपराएं बहुत मजबूत नहीं थी, वहाँ बहुत मौलिकता नहीं आ सकी, यानी कि जहाँ भवन बड़े बड़े नहीं बनते थे वहाँ पर इस्लामिक एक अलग से कुछ आर्किटेक्चर ज़्यादा खड़ा नहीं हो पाया। ठीक है, प्योर इस्लामिक नहीं खड़ा हो पाया। जहाँ ऑलरेडी पहले से जो आर्किटेक्चर थे, ठीक है ना, पहले से जो आर्किटेक्चर थे, तो उस आर्किटेक्चर के साथ तो इस्लामिक अपना कुछ उन्होंने बना लिया, लेकिन अलग से वो नहीं बनाए। ठीक है, कहीं कहीं स्थानीय और शाही सल्तनत शैली से बिल्कुल नवीन परंपराओं का उदय हुआ। कहीं के स्थानीय और शाही सल्तनत शैली, ठीक है, इसके आपस में मेलजोल से एक नई शैली का आया हुआ। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर, यह एक रोचक तथ्य है कि महाद्वीप के दूसरे छोर पर यानी पूर्वी भारत में सबसे पहले क्षेत्रीय स्थापित शैली का विकास हुआ। पहले आपका हमारा ईस्टर्न इंडिया आता है, ठीक है, ईस्टर्न इंडिया की शैली। क्षेत्रीय राजाओं के उदय के कारण वस्तुतः बंगाल जौनपुर में दो अलग अलग शैलियों का विकास हुआ। बंगाल में उस वक्त जो है पाल राजाओं का समय था। बंगाल में जब मध्यकाल आया, मध्यकाल मतलब सल्तनत पीरियड में, बंगाल में पाल राजा हुआ करते थे। ठीक है, पाल, उसके अलावा शशांक, ये कुछ राजा थे। ठीक है, शशांक और पाल वंश। तो बंगाल का जो आर्किटेक्चर है वो पाल वंश के राजाओं से दिखाई देता है। तो पूर्वी भारत की शुरुआत होती है कि बंगाल तुर्कों द्वारा दिल्ली पर स्थापित आधिपत्य स्थापित करने के 5 वर्षों के बाद बंगाल में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई। स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की बंगाल में, ठीक है, दिल्ली पर अटैक होने के बाद, आधिपत्य स्थापित होने के बाद। परंतु दिल्ली से अलग स्वतंत्र भवन निर्माण शैली की शुरुआत 14वीं शताब्दी के आरंभ में हो सकी और 250 वर्षों तक कायम रही। यानी कि दिल्ली की शैली के अलावा बाकी जगहों पर जो भवन निर्माण हो रहे हैं वो जो शैली अलग तरह की हुई, और जो 250 साल तक नई शैली जो बन रही है वो रही थी, कायम रहती है। बंगाल शैली इस यानी कि बंगालियन आर्किटेक्चर हो गया। तो ये जो बंगालियन आर्किटेक्चर है ये बंगाल शैली इस क्षेत्र के सभी भागों में फैली, परंतु प्रमुख केंद्र मालदा जिले में था। ठीक है, मालदा का एक किला मशहूर है। रणनीति की दृष्टि से भी यह एक महत्वपूर्ण स्थान था जहां गंगा और महानंदा, दो नदियां आपस में मिलती हैं। यहाँ दो शहर यहाँ थे बड़े, यहाँ के गौड़ और पांडुआ के अवशेष मिलते हैं जो क्षेत्रीय शासकों की राजधानी थी। ठीक है, इस शैली की प्रमुख विशेषताओं पर विचार विमर्श करने के लिए हमें प्रमुख रूप से इन दो शहरों में के बीच में बची इमारतों के और कुछ अन्य महत्वपूर्ण उदाहरणों के सामने रखना होगा। ठीक है, दो शहरों की शैली को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, आगे आएंगे। बंगाल की भवन निर्माण कला को आमतौर पर 3 चरणों में डिवाइड किया गया। बंगाल में जो भवन बने, ठीक है, उसको 3 चरणों में। तो प्रारंभिक 2 चरणों को हम निर्माण काल की श्रेणी में रख सकते हैं कि पहले 2 चरण में इनका निर्माण हुआ, तीसरे चरण में वास्तविक विकास हुआ। तो पहला जो चरण था वो 1200 से 1340 ईस्वी तक रहा। ठीक है, तो इस समय गौड़ राजधानी थी, बाद में पांडुओं की राजधानी बन गया। दूसरे चरण में 1340 ईस्वी से 1430 ईस्वी तक का काल रहता है, और तीसरे चरण में 1442 ईस्वी से 1576 ईस्वी तक माना जाता है। तो इस दौरान मुगलों ने इस क्षेत्र पर कब्जा जमा लिया। इस चरण में गौड़ पुनः राजधानी बन गई। ठीक है, तो गौड़ जो है फिर एक बार राजधानी होगी जब मुगलों का इस पर कब्जा हुआ। तो 3 चरणों में इसका विकास दिखाया गया। ये गौड़ काल का एक आर्किटेक्चर है, गौड़ के काल का। ठीक, आप इसको देख लो एक बार कि किस तरह से दिखाई दे रहा है। इसके द्वार को भी देखो, एक नए तरह का द्वार आ रहा है, तो नई तरह की शैली का द्वार आ गया यहाँ पर गौड़ काल में। तो प्रथम चरण की इमारतें बहुत कम मात्रा में मिलती थी, कहीं कहीं 2 या 3 ढांचे मिल जाते हैं, परंतु वे बहुत जीर्णाशीर्ण अवस्था में हैं। इसके बावजूद इन इमारतों को देखने से पता चलता है कि ये भवन तत्कालीन गैर इस्लामिक ढांचे के को ही
एकत्रित कर बनाई गई थी। प्रथम चरण की इमारतें बहुत कम मात्रा में मिलती हैं, कहीं कहीं 2 या 3 ढांचे मिल जाते हैं, परंतु वे बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं। इसके बावजूद इन इमारतों को देखने से पता चलता है कि ये भवन तत्कालीन गैर इस्लामिक ढांचे को ही रूपांतरित करके बनाए गए। यानी गैर इस्लामिक यानी कि जो क्या कहते हैं, सल्तनत काल से पहले से बने हुए जो ढांचे थे, वो ढांचे से ही बदल के बनवाए गए। ठीक है। इसी प्रकार दूसरे चरण के भी बहुत कम उदाहरण प्राप्त होते हैं, परंतु पांड्या में बनी अदीना मस्जिद बंगाल में स्थित सभी इस्लामिक ढांचों में सबसे बड़ी है। इस्लामिक ढांचों में ये से एक मस्जिद बनी है, अदीना मस्जिद। ठीक है, ये सबसे बड़ी है बंगाल में। इसके निर्माण के साथ ही जो है स्थापत्य शैली में दो नई विशेषताओं की शुरुआत हुई। दो नई विशेषताएं, कि पहली झुकी हुई मेहराब, यानी कि जो जैसे आप यहाँ देखो तो ये एक छत है, उसके ऊपर झुका हुआ कुछ हमें मेहराब दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये सब। ठीक है, तो झुकी हुई मेहराब जिसका फैलाव इसके त्रिज्या यानी कि इसकी रेडियस कोण से ज्यादा था, और इस यानी कि जो इसकी रेडियस से ज्यादा वो झुकी हुई है, और पूरा ढांचा टिका होता था, जिस पर ये पूरा टिका होता था। मेहराब स्तंभों पर छत बनाने की प्रथा की शुरुआत हुई, जिसमें प्रत्येक खंभों पर ईंट के छोटे छोटे गुंबद बने होते थे। ईंट के गुंबद बने होते थे जो गोल डोम आकार के। इन मेहराबों में ईंटों को तिरछे रूप में इस प्रकार लगाया जाता था कि उनका एक कोना बन सके और चौकोर के स्थान पर गोल वृत्ताकार स्थान निर्मित किया जाए, गुम्बद नुमा वो बन जाए, ईंटें लगा लगा के। आपने कई सारी चीज आगरा में भी देखी होगी, पुराने भवनों को देखना, बहुत पुराने भवनों को जो मुगल काल के या उससे बाद के, या फिर आपको कॉलोनियल पीरियड में भी ऐसी चीजें मिल जाती हैं। आगरा में काफी ऐसे मिल जाते हैं कि जहाँ पर जो यहाँ पे चर्चा हो रही है उस तरह की चीजें आपको यहाँ भी मिल जाएगी। मेहराब है, उसके ऊपर जो है छत के लिए गोल गुम्बद बनाई गई है, तो वो ईंटों से बनी है गुम्बद, और तिरछी तिरछी लगा करके ईंटें बनाई गई हैं, ईंटों से वो गोल गुम्बद बनाया गया है। तो तीसरा चरण विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि ये इस दौरान बंगाल में खास वातावरण और स्थानीय परिस्थिति से मेल खाती हुई अद्वितीय शैली का उद्भव हुआ, बांस से बनाई जाने वाली स्थापत्य कला। तो तीसरे चरण में बांस से ये लोग बांस से चीजें बनने लगी। ठीक है, अभी ये जो आपके सामने चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें मेहराब आपकी ये है, ये नीचे का द्वार है, ये प्लेटफॉर्म है, इधर ऊपर ये छत हो गई, और इधर ये ऊपर आपको मेहराब नजर आ रही है, और फिर गोल गुम्बद जो बनाया गया वो ईंटों से ऊपर गोल गुम्बद में ईंटें लगा लगा कर, ईंटें दिखाई दे रही ना, ये ईंटें तिरछी ईंटें लगा लगा करके पूरे गोल गुम्बद तैयार किया गया। ये कुछ अवशेष है पुराने, ये कब कहाँ का है नीचे लिखा होगा, अदीना मस्जिद है। ठीक है, अदीना मस्जिद तो है, लेकिन इसमें गोल गुम्बद बनाया हुआ, तो गोल गुम्बद से पता चलता है कि ये आर्किटेक्चर आपका इंडो इस्लामिक है। इंडो इस्लामिक, प्योर इस्लामिक नहीं है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, कि पुरानी चीजों को यहाँ कंटिन्यू किया। तो ये कुछ इस तरह से हमें, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, पूरा आर्किटेक्चर को समझाया जा रहा है, स्थापत्य कला को समझाया जा रहा है। आपसे अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया कि किसी स्थापत्य कला को, आर्किटेक्चर को पर आप ऐसे लिखो, तो आपको ऐसे में ये बातें बतानी पड़ेंगी, इसीलिए ये सब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये कोर्स है, आपका सिलेबस है, तो इसको थोड़ा सा कोई हल्के में ना ले। ठीक है, इसे पढ़ना पड़ेगा आपको, ढंग से समझना पड़ेगा कि मैं आपसे जो सवाल पूछूंगा तो वो तो वही होंगे जो मैं पढ़ाए हुए हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ सवाल उससे जुड़े हुए हो सकते हैं उस आर्किटेक्चर से, तो आपको समझाना होगा। इसलिए इन चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को जान लो कि मुगल आर्किटेक्चर कैसा होता था। ठीक है, सल्तनत काल में कैसे आर्किटेक्चर थे, तो सल्तनत का भी चल रहा है, हिंदू आर्किटेक्चर कैसे थे, ये चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। अब बांस से बनाई जाने वाली स्थापत्य, बांस से जो बनाई जा रही है उसकी स्थापत्य शैली को ईंटों में ढाला जाने लगा। धीरे धीरे ढलाव वाली छतें बनाने की नई शैली विकसित हुई। इनमें से अधिकांश इमारतों में खपरेल की शैली में देसी अलंकरण की विधि अपनाई जाने लगी। आपने देखो खपरेल बनाई जाती है ना, जैसे जब बांस से पहले बांस को रख करके छत बना दी जाती थी, अब वह आगे जब ईंट से काम होने लग गया तो खपरेल तक आ गए, खपरेल से ईंटें बनने लगी, खपरेल से छतें बनने लगी। खपरेल वाली छतें आपने देखी हैं, हमारे यहाँ बनी होती हैं।
यह स्पष्ट है कि बंगाल में स्थापत्य के विकास में मौसम और स्थानीय परिवेश के साथ साथ देसी परिवर्तन भवन निर्माण शैली का जितना प्रभाव पड़ा उतना प्रभाव भारत के दूसरे क्षेत्र में नहीं पड़ा। कि ये बताया जा रहा है कि भारत में जो देसी शैली अपने आप में बनी वो कैसे बनी, वहाँ की भौगोलिक स्थिति के कारण। बंगाल में भौगोलिक स्थिति क्या है वहाँ की कि वहाँ पर समुद्र पास में है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाली खाड़ी से वहाँ पर आए दिन तूफान बारिश ये सब होता रहता है। तो बारिशों से और तूफान आते हैं तो अच्छे अच्छे घर भी उड़ जाते हैं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए वहाँ की शैली भौगोलिकता के कारण वहाँ की जोग्राफिकल क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से वहाँ के घर मकानों के जो बनाने के ढंग वहाँ के नई शैली में बन के निकल के आए कि जिससे उनको तूफान के केस में ज़्यादा नुकसान ना हो, स्टॉर्म्स साइक्लोन्स ऐसी चीज़ें जब आ जाती हैं, ठीक है। तो यह स्पष्ट है कि बंगाल स्थापत्य के में मौसम और स्थानीय विशेष परिवेश स्थानीय परिवेश के साथ साथ देसी भवन निर्माण शैली जितना प्रभाव पड़ा उतना प्रभाव भारत के दूसरे अन्य क्षेत्र में नहीं पड़ा। इस क्षेत्र के कुशल और प्रवीण कारीगरों ने अनुकरण और परिवर्तन के माध्यम से नई शैली विकसित करी, नई तरह की शैली बनी। जौनपुर में किस तरह का दिखाई देता है, ये भी पूर्व में आ गया। जौनपुर आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो गया। फिरोज शाह तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक के एक सरदार मलिक सरवर ने 1394 ईस्वी में जौनपुर में सरकी राज्य की स्थापना की। ये तर्की होगा, शर्की नहीं है, गलत मिसप्रिंट हो गया। तुगलक यानी तुर्की राज्य की स्थापना की। तैमूर के आक्रमण और दिल्ली के पतन के बाद जौनपुर विद्वानों और लेखकों की राजधानी बन गई। तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली के पतन के बाद जौनपुर विद्वानों और लेखकों की राजधानी बन गई, लोगों का रुख जौनपुर हो गया। जौनपुर में इस काल में प्रमुख रूप से मस्जिदों का निर्माण हुआ। इसके अलावा शर्की काल में बनी सभी इमारतें राजधानी जौनपुर में ही स्थित हैं। अच्छा, शर्की स्थापत्य पर तुगलक शैली का प्रभाव स्पष्ट है, तो फिरोज शाह तुगलक से शुरुआत हुई, तुगलक शैली दिखाई देती है, नई शैली दिखाई दी तुगलक, ये सल्तनत काल की हुई। इसमें बुर्ज के अलावा मेहराब और सहतीरों का भी उपयोग किया गया। मस्जिदों का की अग्रभाग की बनावट में जौनपुर शैली स्पष्ट रूप से उभरी है। इसमें ऊंचा द्वार मंडप बना हुआ है। ऊंचा द्वार मंडप हमने मंदिरों में भी पढ़ा था, ठीक है ना, वहाँ मंडप ऐसा होता था, ऐसे ही मंडप यहाँ ऊंचा द्वार भी है, ठीक है, एंट्रेंस भी है ऊंचा हुआ, हाइट उसकी ज्यादा एंट्रेंस की, जिसके दोनों किनारे ढलवा और इसके बीच में जाली बनी हुई है। ऐसी शैली हमें आगरा में कुछ दिखाई देती है। इसके प्रवेश द्वार पर एक विशाल झीरी नुमा मेहराब बना होता है। कुछ इसको हमें फोटोग्राफ्स में और दिखाना पड़ेगा, नेट पर सर्च करके, उससे और ये जो हम पढ़ रहे हैं उसको आप देख सकते हो। खुद भी जब पढ़ो तो नेट पे सर्च करके इसको सर्च करके भी देख सकते हो, ठीक है ना। यह कई भागों में विभाजित होता था। अटाला मस्जिद और जामी मस्जिद इसके उत्तम उदाहरण हैं। स्पष्टतः द्वार मंडप जौनपुर शैली की विशिष्टता है तथा अन्य किसी भी भारतीय इस्लामी स्थापत्य में इसके दर्शन नहीं होते, ठीक। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये अहमदाबाद, अच्छा ये बात का आ गया, यहाँ पे जौनपुर का कोई फोटो तो नहीं दिया हुआ है लेकिन इन्होंने उसको बताया है। तो कुछ जो इन्होंने यहाँ बताया, आगरा में भी कुछ ऐसे हमें मिल जाती है, कुछ शैली मिल जाती है। हालांकि है ये तुगलक शैली, लेकिन इसकी कुछ झलक मिलती है। कुछ झलक अगर यहाँ मिलती है तो इसका मतलब ये जो शैली है ये इंडो इस्लामिक शैली है, इंडो इस्लामिक, क्योंकि जो भारतीय कुछ शैली है वो तो पूरे देश में मिलती है, उसकी झलक इनके फिरोज शाह तुगलक की शैली में भी हमें दिखाई देती है, जिसमें बुर्ज के अलावा मेहराब, ठीक है, बुर्ज के अलावा मेहराब सहतीरों का भी उपयोग किया गया है। आगरा में तहसीलें बनी हुई है। मस्जिदों के अग्रभाग आगे के भाग में जौनपुर शैली स्पष्ट दिखाई देती है। आगे के भागों में इसमें ऊंचा द्वार मंडप बना होता है, इसमें दोनों किनारे ढलाव होते हैं, इसके बीच में जाली बनी होती है, इसके प्रवेश द्वार पर विशाल झीरनुमा मेहराब बना होता है। झीरनुमा मेहराब आगरा के कई उसमें है, ठीक है ना, मेहराब जिसके जैसे विशाल मजबूत सूंड की तरह के आकार का चौकोर मीनारों की सहायता से आकार दिया जाता है। यह कई भागों में विभाजित होता है था, ऐसी सारी बातें, ठीक है।
तो आज के लिए इसमें इतना ही। या अभी देखें 1 मिनट कितना टाइम बचा है हमें, तो नेक्स्ट हम क्लास करते हैं। हो गई सर। नहीं अभी इस वीडियो को कितना टाइम हो गया हमारा, लेट्स चेक। अभी है कुछ, तो क्या कि ये अभी सल्तनत काल में हमने ईस्ट इंडिया की तरफ का आर्किटेक्चर कुछ डिस्कस किया है। इसको आपको खुद देखना भी, ठीक है, साइट पर इनके कुछ फोटोज को चेक कर लेना। और इंग्लिश में हम इसको ओपन करते हैं तो इंग्लिश में ही मिल जाएगा ये मटेरियल। तो जिन लोगों को इंग्लिश में करना है वो इंग्लिश में कर सकता है, ठीक है। अब जैसे इंग्लिश में हम जाएं तो इंग्लिश में हमें, ये उन बच्चों के लिए जिन्हें हिंदी में करना है, और इंग्लिश के लिए हमें इंग्लिश में मिल जाएगा। इंग्लिश में इंग्लिश में इंग्लिश में इंग्लिश में हमें ये बैचलर ऑफ आर्ट्स टूरिज्म स्टडीज BTS खोलना पड़ेगा इंग्लिश के लिए, ठीक है। यहाँ इसको खोलेंगे तो हमें यहाँ इलेक्टिव्स में यहाँ नीचे जाएंगे तो यहाँ हमें आना होगा ग्रेट इंडियन पर्सपेक्टिव। नहीं ये नहीं, वन सेकेंड, थोड़ा सा और रुकते हैं। टूरिस्ट साइट्स, पर्सपेक्टिव ऑफ टूरिज्म। ये आ गया आर्किटेक्चर। तो यहाँ आप देखोगे, यहाँ आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में चीज मिल जाएगी, ठीक है। आप इंग्लिश का ओपन कर लेते हैं।
देखिए इंग्लिश में आ गया आपके लिए यहाँ पर एंशियंट, हड़प्पन, एंशियंट और जो है फिर मिडिवल, इंडो इस्लामिक और मुगल। मिडिवल में सीधे इंडो इस्लामिक है, ठीक है ना, सारा इंडो इस्लामिक है, जिसमें आगे हमने देखा कि वो फिर उसके बाद कॉलोनियल पीरियड आता है। तो ये सारे आर्किटेक्चर आपको यहाँ मिल जाते हैं, इंग्लिश में भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश में भी आप देख लो। ये एंशियंट हो गया और उसके बाद ये मिडिवल हो गया, इंडो इस्लामिक, ठीक है, इंडो इस्लामिक। इसमें कुछ और एग्जांपल्स को लेते हुए बताया हुआ है। फिर मुगल्स, ये मुगल्स चल रहा है, ठीक, ये कॉलोनियल पीरियड। तो जिसे इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं और जो हिंदी में पढ़ना चाहे हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो आपको दोनों चीजें यहाँ पर, पूरा सिलेबस यहाँ पर मिल जा रहा है, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। रीजनल आर्किटेक्चर में स्तूपा, रॉक कट आर्किटेक्चर, टेम्पल्स, ये रीजनल में आ गया। ईस्टर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल, दक्कन, विजयनगर, ठीक, ये इधर आ गया। तो रीजनल आर्किटेक्चर जो भी पढ़ रहे थे वो ये रहे, ठीक है। तो जो हम वहाँ पढ़ रहे हैं वो यहाँ पर भी है और इंग्लिश में, वहाँ पर हिंदी में। तो जिन बच्चों को हिंदी में वहाँ से देखना है हिंदी में देख लो, जिनको इंग्लिश में चेक करना है वो सब इंग्लिश में यहाँ चेक कर सकते हैं। अब जैसे कि हम लोग अब यहाँ कर रहे थे ये मिडविल, मिडविल में हम लोगों ने कर लिया ईस्टर्न, जौनपुर तक कर लिया। अब वेस्टर्न में आते हैं, तो वेस्ट में हमारे पास क्या आते हैं, वेस्ट में राजस्थान, गुजरात। तो देखें जरा इसको, तो वेस्टर्न इंडिया में the regional style of architecture that came into being in western India towards the beginning of the 14th century is almost exclusively confined to Gujarat, ठीक है। 14वीं सदी के शुरुआत से ये कुछ हमारे पास आते हैं, ठीक है, गुजरात के। The regional style flourished for a period of some 250 years beginning early in the 14th century. The famous Gujarat style of Indo-Islamic architecture were in fact the गवर्नर्स ऑफ द खलजी सल्तनत ऑफ दिल्ली। तो जो खलजी वंश था, खिलजी वंश, खिलजी सल्तनत काल था, उस काल का गुजरात का हमें इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर मिलता है। तो देयर वर 3 डिफरेंट फेसेस ऑफ द गुजरात स्टाइल। गुजरात स्टाइल के भी 3 फेस है। फर्स्ट फेस है इसका, द फर्स्ट फेस lasting for the first half of the 14th century was marked by the demolition of the temples and their reconversion into Muslim buildings, ठीक है। यानी क्या हुआ इसका, डिमोलिशन ऑफ द टेम्पल्स और उसके बाद उसी से मुस्लिम बिल्डिंग्स भी बनना। और उसके बाद सेकंड फेज में प्रिवेलिंग मोस्टली ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 15th century एंड शोइंग द साइंस ऑफ द हेजिटेंट मैच्योरिटी ऑफ द डिस्टिंक्टिव स्टाइल। कि कुछ उन्होंने कोशिश की अपने तरह का स्टाइल बनाने की, डिस्टिंक्टिव, हेजिटेटिंग लिखा हुआ है, ठीक है, उन्होंने कोशिश की अपने तरह का स्टाइल बनाने की, वो भी मिलता है। और फाइनली द फेज बिगिनिंग इन द लेटर हाफ ऑफ द 15th century, 15वीं शताब्दी के अंत तक गुजरात स्टाइल में इमर्ज इट्स शोइंग ओन मैग्निफिसेंट फ्रॉम मोस्ट ऑफ द टिपिकल एग्जांपल ऑफ द रिलेटेड टू द गुजरात पीरियड। गुजरात पीरियड के कुछ फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट मिलते हैं। तो यहाँ पर आप अहमदाबाद का इसको देख लो, ये गुजरात शैली का एक आर्किटेक्चर है, गुजरात शैली का, अहमदाबाद का। तो हियर इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट द गुजरात स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज द मोस्ट इंडिजीनियस इन कैरेक्टर। ये इंडिजीनियस है, यानी कि भारतीय अपनी तरह का है, भारत का। इन सम ऑफ द फाइनल एग्जांपल ऑफ दिस स्टाइल कंसिडरेबल प्रमोशन ऑफ द बिल्डिंग्स आर इन द फैक्ट एडाप्टेशन फ्रॉम ईदर हिंदू और जैन टेम्पल। तो इसमें जो चीजें ली गई हैं हिंदू और जैन टेम्पल को का सम्मिश्रण है इसमें, ठीक है ना, इसीलिए इंडिजीनियस है। द एसेंस ऑफ गुजरात स्टाइल विल बी इजीली अंडरस्टूड, इसको हम समझ सकते हैं इफ यू एनवाइसेज a scheme of constructions where the structures of a temple is fitted into the sanctuary of the mosque in the form of the central compartment। तो इनके मॉस्क में क्या बताया जा रहा है कि the essence of the Gujarat style will be easily understood if you envisage
a scheme of constructions where the structure of the temple is fitted, कि temples के structure इनके mosques में fit होते दिखाई देते हैं, fitted into the sanctuary of the mosque in the form of the central compartment, जो इसका बीच का compartment होता है. Almost all the mosques from the second and the third phase are composed in this manner. तो तीसरी और बाकी मॉस्क में भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि जैसे ये ऊपर मंदिर नुमा गुम्बद नुमा कुछ बनाया हुआ है, जैसे मंदिरों में ऊपर छतरी होती थी गुम्बद टाइप की, ऐसी ये मॉस्क है, मॉस्क में ये ऊपर ये छतरी दिखाई दे रही है. तो ये कुछ ये बता रहे हैं कि ये इसमें है तो इंडो इस्लामिक, लेकिन ये अपने तरह का इंडिजीनियस है, तो ये बताने का प्रयास हो रहा है. फिर सेंट्रल इंडिया का जिक्र हो रहा है. सेंट्रल इंडिया में मालवा है, ठीक है, जिसमें धार और मांडू है. मांडू का किला आ गया, मैंने वहाँ पे मांडू लिखा भी है, देखा ना. दक्कन में आएंगे तो दक्कन में हमारे पास ये मदरसा मिलेगा, दक्कन के मदरसे मिलेंगे. और दक्कन का क्या मिलेगा हमें, विजयनगर के मंदिर मिलेंगे, पैलेसेस मिलेंगे, ठीक है, उसके स्टाइल मिलेगा आर्किटेक्चर का. उसके बाद कॉलोनियल पीरियड को समझाया जा रहा है. तो मिडिवल पीरियड की भी कुछ चीज़ें यहाँ बताई जा रही होंगी, तो यहाँ हम देख लेंगे, ठीक है. तो ये एक तरह से अंडरस्टैंडिंग है कि हमें आर्किटेक्चर को कैसे पढ़ना है और कैसे लिखना है. ऐसे इस तरह के ऐसे निबंध रूप में या ऐसे इसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा. बात आ रही है समझ में? आर्किटेक्चर को कैसे पढ़ना है, समझना है और लिखना है. प्रैक्टिकली से पहले मैं वेबसाइट से बहुत सारी चीज़ आपको दिखाता था, लेकिन आपको लिखना कैसे है वो आपने देखा, लेकिन ये लिखना कैसे है वो इससे सीख लो, ठीक है. लिखना कैसे है वो आप यहाँ से सीख सकते हैं, बस इतना था. यस सर. हाँ, इंडो इस्लामिक के और टेक्निकल बातें क्या हैं वो आपके यहाँ पर इस पैराग्राफ में यहाँ देख सकते हो, ठीक है. कैलीग्राफी, ज्योमेट्री एंड फोलिएशन, ये टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें पूछी जा सकती हैं. कैलीग्राफी क्या होती है, उसके बाद ये लास्ट में फिर ज्योमेट्री यानी कि जैसा लेफ्ट है वैसा राइट है. सिमेट्री, ज्योमेट्री का मतलब सिमेट्री, जैसा लेफ्ट है वैसा राइट है. इसको ज्यामिति कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में जियोमेट्री, ठीक है. सिमेट्री निकल के आती है ना इसमें. कैलीग्राफी का काम होता है कि वो किसी काम को बेहतर तरह से जो है उकेर के निकालना, उसकी खूबसूरती को उकेर के निकालना, वो जो है पत्थरों को, तो वो हो गई कैलीग्राफी. तो ये तकनीक है जिनसे ये सब चीज़ें बनी होती हैं, ठीक है. टेक्नोलॉजीज हैं ऐसे मुगल आर्किटेक्चर्स का. तो यहाँ से आप पढ़ेंगे थ्योरी, और इसके अलावा मैं आपको इनके फोटोग्राफ्स दिखा करके इनके थोड़ा सा मुगल की बात आएगी तो हम फोटोग्राफ्स देख करके काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे, आगरा का काफ़ी डिस्कस करेंगे. इसमें लिखी भी है थ्योरी, हम अपनी तरह से भी करेंगे. तो हमें थ्योरी पढ़ने की फिलहाल में मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग इसको पढ़ लेना, मैं इनको फोटोग्राफ से आपको सब पढ़ा दूंगा, ठीक है. तो आर्किटेक्चर्स में इतना ही ओके आज के लिए. अब थोड़ा सा हम अपना वहाँ देखते हैं. नाउ लेट्स इस क्लास को एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास नई क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है. वहाँ से आप लोग ज्वाइन करना हॉस्पिटलिटी के लिए.